चलो अब मैं आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक का उत्तर दे देता हूँ। आपको इसमें जो प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इसका उत्तर आपको गाइड में नहीं मिलेगा। आप सबको पता होगा, ये अपने हिसाब से आप बना सकते हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप इसे ढूंढ सकते हो, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको पूरा ढूंढा है, इसका आंसर नहीं मिला है। तो गाइड में तो ये मिला ही नहीं मुझे, ना तो बुक में मिला ना गाइड में। इसका छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से आप ढूंढोगे तो बुक में मिल रहा था, फिर भी बुक में स्पष्ट नहीं था। पूरा पढ़ने के बाद कम कम टॉपिक में मुझे इसका आंसर मिला है। अब अभी जो आप लोगों का द्वार्षिक पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे अजीब से क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके गाइड में नहीं था। तो इसी तरह से प्रश्न जो है वार्षिक में भी आएंगे जिसका आंसर आपके गाइड में नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से ढूंढोगे, इसलिए मैं आपको मुहैया करा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प चुनिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मनुष्य है, मत्स्य जीवन है, ठीक, मत्स्य जीवन है, चट्टाने हैं और प्राणी जगत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या लेना है, आपको चट्टान लेना है। इसके बाद देखो दूसरा है काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो कौन से फसल के लिए है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में लेना है कपास लेना है। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर लेना है 33%। ठीक है, यहाँ पे 33 आएगा। इसके बाद निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सबको पता होना चाहिए कि सीढ़ीदार खेती सिर्फ पहाड़ी एरिया में होता है। तो पहाड़ी एरिया यहाँ पे कौन सा है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो उत्तराखंड यहाँ पे आंसर आएगा। फिर है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे आएगा पुनः पूर्ति योग्य, यहाँ पे आपको लेना है पुनः पूर्ति योग्य लेना है। फिर निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो यहाँ पे आपको लेना है खनिज लेना है। फिर अगला देखते हैं किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे आपको लेना है ब्रूनलैंड कमीशन लिख, ठीक है, यहाँ पे ग को लेना है। इसके बाद चौथा देखो निम्नलिखित में से मरुस्थली मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थली मतलब जो मृत मृदा है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में जो पाया जाता है वो है रेत है। ठीक है, तो रेत को हम मृत मृदा कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मरुस्थली मृदा है वही। इसके बाद देखो अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लौ अयस्क खाली स्थान प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे क्या लोगे, अजैव संसाधन। ठीक है, तो अजैव लेना है खाली स्थान में। इसके बाद नेक्स्ट है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होता है उसे खाली स्थान भूमि कहते हैं, तो उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। इसके बाद है काली मृदा, खाली स्थान को मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहते हैं। चौथा है भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा 54%। ठीक है, 54% पे आज भी खेती होती है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग खाली स्थान क्षेत्र है। तो 43% भूभाग जो है वो मैदान है। तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको, मैदान लेना है खाली स्थान में। ठीक है, अब सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला है विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देश कौन सा है, तो भारत जो है एक विकासशील देश है। तो भारत कहाँ पे है, ग में, तो आपको भारत लेना है। विकसित देश, तो विकसित देश क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपको लेना है विकसित देश अमेरिका है। अभी वो विकसित हो चुका है, बहुत पहले से ही विकसित हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखो लद्दाख है। तो लद्दाख क्या है, तो लद्दाख में लेना है शीत मरुस्थल लेना है। ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे हिमपात होते हैं, शीत मतलब बर्फ वाला एरिया। इसके बाद है राजस्थान। तो राजस्थान क्या रहेगा, राजस्थान थार के मरुस्थल, मतलब यहाँ रेत पाया जाता है। फिर है लावा के प्रवाह से निर्मित। तो लावा के प्रवाह से निर्मित जो है वो दक्कन ट्रैप है। मुंबई महाराष्ट्र एरिया में है ना, ये दक्कन ट्रैप बहुत मिलता है, तो ये दक्कन ट्रैप आएगा यहाँ पे। इसके बाद है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। सत्य है कि असत्य है, ये सत्य है। इसके बाद लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द के शब्द लेटर से लिया गया है। ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है, यहाँ भी आपको सत्य लेना है। फिर अगला है सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। ये सत्य है कि असत्य है, ये असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। ये सत्य है कि असत्य है, ये सत्य है। इसके बाद है जहाँ एक कृषि वर्षा या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ये सत्य है कि असत्य है, ये असत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसमें। फिर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव एक अजैव।
इसके बाद है तीसरा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपको लेना है, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील, और जगह का नाम पूछा जाएगा तो क्या होगे, रियो डी जेनेरो। ठीक है, जेनेरो। ठीक है, ये रहेगा। अब ये आज के ज़माने में से हम लोग पढ़ देते हैं, रियो डी जेनरियो पढ़ते हैं, तो जेनरियो भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही आंसर होगा। उसके बाद है, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो 27%। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल होता है। अब आते हैं छोटे छोटे प्रश्नों में। ठीक है, तो इस अध्याय से आपको 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपके जो गाइड में है वो बहुत लंबा लंबा आंसर दिया हुआ है, तो बड़े बड़े प्रश्न तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके जो सिलेबस पैटर्न में इसमें सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो 2 नंबर की क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे जो प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिया है उन्हीं प्रश्नों का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे पहला क्या है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो देखो, पहला जो है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो इसके निर्माण के तरीके भी बताने। चलो आंसर देखो यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। हो गया, जलोढ़ मिट्टी शब्द आ गया यहाँ पे। अब इसका निर्माण देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं। तो देखो, 2 समस्याएं लिखना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, संसाधन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जिसका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन होते हैं। अब संसाधन जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, और कुछ मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आ सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधे, जल। ठीक है, ये सब प्राकृतिक है, भगवान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसे हम प्रकृति मान सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित क्या हो सकता है? मानव निर्मित बहुत सारी चीज़ है, जैसे बनाए जाते हैं तालाब है, ठीक है, कुआं है, ये मानव निर्मित संसाधन है। अब संसाधन के अगर हम अति दोहन करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे कि मान लो वन है, वन प्राकृतिक संसाधन है, मैं उसे ले लेता हूँ, उसका मैं एक नियमित दोहन करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा? खतरा होगा ना। खतरा क्या होगा कि अधिक दोहन करने के कारण हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है वो पृथ्वी में घटने लगेगा। जब घटने लगेगा क्या क्या समस्या आ सकता है? भाई, प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो कौन लेता है? भाई, पेड़ पौधे लेते हैं, तो पेड़ पौधे थोड़ी लेगा। अब क्या हो गया? कम हो गया ना। पेड़ पौधे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रुक रहे हैं? पृथ्वी में ही रुक रहे हैं, जिससे तापमान में वृद्धि हो रहा है, मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है, बीमारी, कई चीज़ें उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या है? इसका आंसर ये अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो मैं बोला हूँ वो अपने शब्दों में। अब एथेंटिक जो दिया जाता है, ठीक है, अपने शब्दों में लिखो, कोई गलत नहीं है, 100% सही है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो मैं बोला हूँ वो लिख सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने ढूंढा है और जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ वो वाला भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, विकास के नाम पर पृथ्वी पर आज जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय किया जा रहा है, उसके कारण न केवल इस संसाधनों के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रसार, सूखा पड़ने, मरुस्थलों का विस्तार, प्राकृतिक असंतुलन जैसी विभिन्न समस्याएं भी अपने पैर पसार रही है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो मैंने जो बोला है उसको भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, इसको भी लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों दोनों आंसर सही है, लेकिन मेरा वाला जो मैंने आपको बोल के बताया वो ज़्यादा एथेंटिक है, क्योंकि उसमें अच्छे से नंबर आपको मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। तो देखो, मृदा अपरदन कहाँ पे होगा? मृदा अपरदन ढलान वाले एरिया में होगा, पहाड़ी एरिया में होगा। तो देखो, यहाँ पे पहाड़ी शब्द जिक्र नहीं किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका जो प्रश्न होगा वो क्या होना चाहिए? पहाड़ी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला है समोच्च जुताई, दूसरा है सीढ़ीदार खेती, एक और ले लेते हैं पट्टीदार खेती। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे देखो, इसके बाद है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ। एजेंडा 21 जो है वो एक बैठक है। मान लो एक बैठक हुआ था कमेटी के द्वारा, जैसे हम लोग नॉर्मल बैठक करते हैं वो ऐसी ही बैठक है और कुछ खास नहीं है। अब चलो मैं उसका कहाँ हुआ है ये चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो
में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। बस इतनी सी बात है और कुछ खास नहीं है, बस इसका आंसर यही रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है। मृदा निम्नीकरण का मतलब आप समझते हो। मृदा निम्नीकरण का मतलब क्या है, मृदा में कुछ खास जरूरी जो तत्व है उसकी कमी हो जाना ही मृदा निम्नीकरण कहलाता है। ये मेरे शब्दों में है, ठीक है। अब जो लिखा है उसको मैं आपको दे देता हूँ। निष्कर्ष, ठीक है। मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरण समस्या है जिसे समाप्त करना जैविक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है। समदृष्टिगत प्रयासों के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा इस चुनौती से निपटने के प्रयास करने होंगे। यह है निम्नीकरण से आशा, ठीक है। तो अगर खतरा हो रहा है तो इसके लिए आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है मरुस्थली मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थली मृदा की कोई दो विशेषताएं हमें लिखना है। तो मरुस्थली मृदा क्या हो सकते हैं। मरुस्थली मृदा जिसमें पेड़ पौधे उगाए नहीं जा सकते उसे मरुस्थली मृदा कहते हैं। जैसे कि रेत जो है वो मरुस्थली मृदा आता है। तो मरुस्थली मृदा में बहुत सी चीज़ों की कमी होती है, तो रेत में तो कुछ पाया ही नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते। इसलिए मरुस्थली मृदा क्या है, एक रेत है। तो रेत में क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या पूछा है, मरुस्थली मृदा की कोई दो विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं देख लेते हैं। चलो अभी मैं इसका अब आंसर बता देता हूँ आपको। मरुस्थली मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे कि राजस्थान, ठीक है। इस मिट्टी में सामान्यतः ह्यूमस का अभाव होता है। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मोटे अनाजों में प्रायः ज्वार, बाजरा, रागी तथा तिलहन आदि पैदा किए जाते हैं। तो दोनों हो गया, दो कारण पूछा था, ठीक है। दो विशेषताएं हमने बता दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला है चादर अपर्दन किसे कहते हैं, ठीक है। चादर अपर्दन किसे कहते हैं, चलो देखो इसके आंसर। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। इस स्थिति में मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहते हैं। बस इतना आपको आंसर में लिखना है, और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पवन अपर्दन है यहाँ पे, ठीक है। पवन अपर्दन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ चादर अपर्दन को लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेना, इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद है बांगर और खादर में कोई दो अंतर लिखे, ठीक है। इसके दो अंतर लिखना है। तो बांगर और खादर, ये इसके चार प्रकार होते हैं, सिर्फ हम लोग दो को देखेंगे। तो बांगर और खादर को देख लेते हैं। तो क्या होता है, पुराने तो दो कारण हमें देखना है, ठीक है। मतलब दो अंतर देखना है। तो देखो दो अंतर में पहला क्या है, पहले बांगर में देखते हैं। पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं। और ये है खादर जो है बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। यह और खादर में यह संपूर्ण भाग ये संपूर्ण बाढ़ का मैदान होता है, मतलब संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान होता है। तो हमें सिर्फ दो ही लिखना था, ठीक है। तो दो आंसर मैंने आपको अब बता दिया, ठीक है, अंतर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई दो प्रयास लिखिए, ठीक है। दो प्रयास लिखना है। पहला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें दो देखना है, क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखे, ठीक है। मृदा निम्नीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। मृदा निम्नीकरण के सहायक कारक, ठीक है, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। तो यहाँ पे दो पूछा है, यहाँ पे 5-6 बता दिया हूँ, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक। लेकिन हमें कम से कम दो तो लिखना ही है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार को हमें लिखना है। क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, देख लो। व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो ये चार प्रकार, ठीक है, इसके स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न प्रकार में यही आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, वर्गीकरण किए, यही इसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई दो उपाय लिखे। तो देख लेते हैं क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वन रोपक करके, ठीक है, पहला हो गया निम्नलिखित उपाय है। तो पहला है वन रोपक उपाय हो सकता है, ठीक है। वन रोपण करके हम लोग मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। दूसरा है
चारागाहों पर उचित प्रबंधन तथा पशु चारा नियंत्रण से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर पशु वहाँ पे चारा चल रहा है तो भी मृदा अपरदन होता है, तो हम कम कर देते हैं उसको तो भी रुक जाएगा। इसके बाद है पेड़ों के रक्षक मेखला बनाकर कर मिट्टी का वायु तथा जल से अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है मृदा के अपरदन को रोकने के लिए, तो वही चीज़ है, आपको ये तो सिंपल आपको याद होगा कि कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है। फिर आगे अगले यहाँ पे देखो, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाकर, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो मैंने आपको जो संसाधन एवं विकास वाले अध्याय से जो प्रश्न बैंक में दिया था वो सारे प्रश्नों का मैंने आपको आंसर दे दिया है। इसके बाद हम लोग इसके अगले अध्याय के प्रश्नों का आंसर मैं आपको दूंगा।